बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और ये है मेरा व्लॉगिंग चैनल। नाज़रीन, आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, ये कहानी मेरी एक बहुत ही करीबी जानने वाली की है और ये कहानी उन्होंने मुझसे इस बुनियाद पे शेयर की है। ज़ाहिर सी बात है, उनका नाम तो मैं नहीं लूँगी, उनकी ज़िंदगी का एक बड़ा ही अहम चैप्टर है और ये चैप्टर जो है वो इसी उम्मीद के साथ उन्होंने शेयर किया है कि जब मैं आपके साथ शेयर करूँगी तो हमारे यूथ के लिए, हमारे जवानों के लिए एक बड़ा अच्छा मैसेज होगा और इस्लाह की वजह बनेगा। और इसी इस्लाह के पेश नज़र मैं सबसे कहती हूँ कि अपनी स्टोरीज़ अपने साथ शेयर किया करें। ये जो खातून है, जैसे कि मैं ज़्यादातर नाम नायला रख लेती हूँ, इनका नाम भी हम नायला रख लेते हैं। नायला ने अपनी स्टोरी शेयर की। नायला की कहानी जो है वो शायद बहुत सी लड़कियों की कहानी के बहुत करीब भी होगी, लेकिन उससे थोड़ी मुख्तलिफ भी है। नायला जो है एक बड़ी ब्राइट स्टूडेंट थी और बहुत ही खूबसूरत लड़की थी और जितना एक मैं उसको जानती हूँ, उसने अपनी ज़िंदगी बड़े अच्छे से गुजारी थी। लेकिन ज़िंदगी में बहुत से मोड़ आते हैं और उन्हीं में से एक मोड़ उसकी ज़िंदगी में ऐसा आया कि जिसमें उसने किसी को पसंद किया अपनी लाइफ में और उसने सोचा कि शायद उसकी वहाँ शादी हो जाए। लेकिन फिर कुछ ऐसे मसाइल आए ज़िंदगी में कि आपको पता ही है, हमारे यहाँ बहुत ज़ात-पात का सिस्टम है और ज़ात बरादरी से बाहर जो है शादियाँ करनी, वो बड़ा ही मायूब समझा जाता है। तो ऐसा ही कुछ ऐसा हुआ उसके साथ और वो रिश्ता जो उसके लिए बड़ा मुनासिब हो सकता था ख़ानदान के हिसाब से, पैसे के हिसाब से, हर तरह से, लेकिन रस्म व रवाज की भीन चढ़ा और वालिदा ने उसको बताया कि तुम अपने बाप भाइयों को भी ये नहीं बता सकती क्योंकि वो तो हमारी ज़ात बरादरी का नहीं है। बड़ा उसे दुःख हुआ, लेकिन वो एक अच्छी लड़की थी, एक शरीफ लड़की थी और उसने अपने माँ-बाप के जो इज़्ज़त है उसको अपने पैरों के तले नहीं रौंदा और खामोशी इख्तियार की। गो उसे दिल पे बड़ा दुःख हुआ और बड़ी तकलीफ़ महसूस की, लेकिन उसके बावजूद जो है उसने अपने माँ-बाप की इज़्ज़त को तार-तार नहीं किया। उस वक़्त जब ये लड़की का मामला था, यानी जब वो शादी करना चाहती थी, उस वक़्त वो बैचलर्स कर रही थी, लेकिन उसने खामोशी इख्तियार कर ली। उसके बाद होता कुछ इस तरह से कि जैसे आपको पता है कि लड़कियाँ जैसे-जैसे बड़ी हो रही होती हैं, तो शादी का एक बड़ा प्रेशर होता है। उस शख्स को भुलाने में तो वो कहती है कामयाब हो गई, लेकिन उसके बाद जैसे ही वो यूनिवर्सिटी में गई और यूनिवर्सिटी से जैसे ही वो फ़ारिग हुई, तो एक बड़ा प्रेशर सा आना शुरू हो गया कि शादी जो है इसकी जल्दी हो जानी चाहिए। अब आपको पता है कि जब शादियाँ ऐसे फैमिलीज़ में होती हैं, जिसमें ज़ात बरादरी का बड़ा ख़्याल रखा जाता है, तो वहाँ पे पढ़ाई, तालीम, शक्ल-सूरत इन चीज़ों को पसे-पोश रख दिया जाता है। कुछ ऐसा ही इस बेचारी के साथ भी हुआ। वो कहती है कि अब जो भी रिश्ता आता था, ज़ात बरादरी तो हमारी होती थी, लेकिन कोई एफए पढ़ा होता था, कोई बीए पढ़ा होता था और कोई जो होता था वो पढ़ा लिखा तो ज़्यादा होता था, लेकिन कोई डिवोर्सी होता था या फिर कोई जो है वो शक्ल सूरत में बहुत ही माठा होता था और उम्र में भी 10-10 साल बड़ा होता था और इस तरह के रिश्ते आते थे। और वो कहती है कि वो तैयार-श्यार होके जब जाती थी, तो उनमें से वो रिश्ते भी जो उसके मुताबिक नहीं थे, लेकिन ज़ात बरादरी एक थी, 10 साल बड़े भी थे या 5 साल छोटे भी थे या पढ़ाई में कम भी थे, तो वो भी कई दफ़ा उनमें से कुछ इनकार कर जाते थे। तो ये चीज़ जो है उसके दिल को बहुत उससे तकलीफ़ दी और वो कहती है कि उसने एक दिन अपनी वालिदा से बात की कि इस तरह तो मैं, मतलब मुझे कोई रिश्ता अच्छा नहीं मिलना और ये जो रिश्ते हैं ये बड़े बेजोड़ रिश्ते हैं। और शक्ल-सूरत भी वो बड़ी प्यारी थी और यूनिवर्सिटी वग़ैरह उसने पढ़ ली थी। तो उसके बाद उसकी माँ ने उसको कहा कि ठीक है, तुम मतलब बताओ अगर तुम्हें कोई अपनी बरादरी का बंदा पसंद हो। उसने कहा मुझे कैसे पसंद होगा, मैं कहाँ बाहर निकलती हूँ या मैंने कौन-सा कोई एक बैनर उठाया होता है कि हमारी बरादरी का बंदा हो और अगर है तो बताए, तो मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। तो उस बेचारी की रीज़निंग भी जो है बड़ी लॉजिकल थी। अब वो कहती है कि मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूँ? तो उस लड़की ने एक रास्ता तलाश किया। उसके दोस्तों ने उसको बताया कि आजकल तो उस ज़माने में इतना कॉमन तो नहीं था सोशल मीडिया, लेकिन फिर भी उस वक़्त चलते थे याहू मैसेंजर और एमएसएन मैसेंजर्स और इस तरह से, जिसके ऊपर लोग चैटिंग भी करते थे, चैट रूम्स भी होते थे। ये कोई आज से आप समझ लीजिए कि 15-20 साल पहले की बात होगी। तो उस वक़्त वो कहती है कि उसने गपशप जो है लगानी शुरू की थोड़ी बहुत और याहू मैसेंजर के ऊपर उसने मुख्तलिफ जो है लोगों के साथ गप्पें लगानी शुरू की, बातें करनी शुरू की। फिर उसके बाद उसने एक शादी ऑनलाइन टाइप का एक कोई था, वेबसाइट थी क्या, उसके ऊपर उसने कहा कि मैंने अपना प्रोफ़ाइल जो है वो अपलोड किया, लेकिन ज़रा मुख्तलिफ नाम के साथ। वो कहती है कि वहाँ पर मैंने फिर देखा कि मेरी ज़ात बरादरी के भी बहुत से लोगों के रिश्ते मौजूद हैं। कहती है मैंने उनको खोलना शुरू कर दिया और उसको जानने की कोशिश की। ऐसे में एक शख्स जो है उसकी ज़ात बरादरी भी अपनी ही थी, पढ़ा लिखा भी काफ़ी था, सेटल्ड भी बाहर के मुल्क में था और यंग भी था। तो उसने उसको मैसेज कर दिया
और उस शख्स ने आगे से इसको रिप्लाई भी कर दिया। और ये लड़की जो है ये कहती है कि आहिस्ता आहिस्ता हमारी बातचीत शुरू हुई मैसेंजर के ऊपर, और बातचीत जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो गई। मुझे उसके ख्यालात, उसकी सोच बहुत अच्छी लगी और उसे शायद मैं भी बहुत अच्छी लगी, और इस तरह से मामला आगे बढ़ा। और मैंने उसको बताया कि मैंने आपको जो अप्रोच किया था, मैंने आपका शादी का प्रोफाइल देखकर मैंने अप्रोच किया था। अभी बड़ी बात अजीब सी लगती है कि आजकल के ज़माने में भी, अभी के टाइम में भी किसी का इस तरह अप्रोच करना समझा जाता है कि बड़ा बोल्ड स्टेप है, और उस वक्त एक लड़की का ऐसा से अप्रोच करना, लेकिन उसको उसने बड़े अच्छे से वेलकम किया और इस पे इसको गुमान गुजरा कि यार ये तो बड़ा अच्छा ब्रॉड माइंडेड इंसान है, और इसने मेरी इस बात को बड़े अच्छे से खुले दिल से एक्सेप्ट किया है। तो वो इस चीज़ पे मुतमईन भी हो गई। वो जब मुतमईन हुई तो उसने उस लड़के के साथ अपने बारे में बहुत सी बातें शेयर की, जहाँ अपना माजी भी उसके साथ शेयर किया। उसको उस लड़के ने बल्कि उससे कहा कि हमें एक दूसरे को अपने बारे में हर बात बता देनी चाहिए, क्योंकि हम इतने ओपन हैं कि हमने इतना एक दूसरे को जाना है, और जिस तरह से तुमने खुद मुझे रिश्ते के लिए मुझसे बात की, और मुझे भी तुम्हारी ये बात जो है, कॉन्फिडेंस जो है बड़ा पसंद आया, तो हमें एक दूसरे के बारे में सब कुछ बता देना चाहिए। तो उस लड़की ने अपने बारे में सब कुछ उसको बता दिया। उसके बाद उस लड़के ने भी अपने बारे में बताया, लेकिन उसने उसको जो बातें बताई वो आधा सच थी। पूरा सच जो है वो कैसे इस लड़की को पता लगता है? होता कुछ इस तरह से कि उन्हीं दिनों उस लड़की का एक रिश्ता आता है, और वो रिश्ता जो है काफ़ी एक मुनासिब रिश्ता होता है, और उसकी वालिदा जो है उसे कहती है कि तुम यहाँ पर शादी के लिए हाँ कर दो। तो अपनी माँ को बताती है कि इस तरह मेरी एक लड़के से जान पहचान हुई है, और हमारी बरादरी का, और आपने कहा था कि अगर कोई तुम्हें पसंद आता है वो हमारी ही बरादरी का होता है, तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। तो इस पर उसकी वालिदा जो है वो थोड़ी परेशान भी हुई। उन्होंने कहा कि अगर वो ऐसा ना निकला तो ये रिश्ता भी हमारे हाथ से निकल जाएगा। अच्छा, इस लड़की ने क्या किया, इसने अपनी माँ से कहा कि नहीं, मुझे उस पर एतबार है, मुझे आप 1-2 दिन दें, मैं उससे बात कर लेती हूँ, वो आ जाएगा। अच्छा, उसने उसके साथ दोबारा से राब्ता किया और उसको बताया कि इस तरह से है, और मेरा एक रिश्ता आया हुआ है, और मैं नहीं चाहती वहाँ पे शादी करना, और आप जल्दी अगर रिश्ते को भेजें तो मेरे घर वाले जो है मेरे पे दबाव ना डालें। तो वो लड़का कहता है उसे कि ठीक है, मैं तुम्हारे घर जो है, वो उसे कहता है अपना एड्रेस मुझे दो, और मैं तुम्हें कुछ फूल और गिफ्ट्स भी भिजवाना चाहता हूँ, और उसके बाद मैं अपने वालिदैन को तुम्हारे घर भेजूंगा। मैं चूंकि अभी सऊदी अरब में हूँ तो मैं जल्दी आ नहीं सकता। अच्छा, वो लड़की जो है भोली थी, मासूम थी, उसने क्या किया कि उसको अपने घर का एड्रेस और फ़ोन नंबर और सब चीज़ें उसको दे दी। अब जब उसने अपने घर का एड्रेस, फ़ोन नंबर सब कुछ उसको दे दिया, तो उस लड़के ने इस एड्रेस पर उसे फूल और चॉकलेट्स भिजवाए, जिससे उसको ये इत्मीनान गुजरा कि वाकई कोई एग्जिस्ट करता है, और मुझे वाकई अपनाना चाहता है। वो अपनी वालिदा को बड़ी सख्ती के साथ मना कर देती है कि अब जो भी रिश्ता है आप ना कर दीजिए, क्योंकि मैं अगर शादी करूंगी तो मैं इसी शख्स से करूंगी। भोलापन था, मासूमियत थी, या जो भी था इसे कहिए। उस लड़के से जब उसने दोबारा कहा कि मैंने अपने माँ बाप को मना कर दिया है, तो मुझे अब आप आइए और रिश्ता भेजिए, तो वो लड़का कहता है कि मैं बस महीने में छुट्टी लेकर मैं पाकिस्तान आऊंगा, और मैं ज़रूर तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आऊंगा। उसके बाद इनके घर एक कॉल आती है, और इनकी वालिदा से कुछ लोग बात करते हैं, एक साहब बात करते हैं। वो बताते हैं कि मैं इसका वालिद हूँ, और हम रिश्ते के लिए लड़की के आना चाहते हैं। उसके कुछ ही दिनों के बाद इस लड़के का इसको फ़ोन आता है, और वो कहता है कि मैं पाकिस्तान आ गया हूँ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, एक दफ़ा हमारी मुलाकात होनी चाहिए, और उसके बाद मैं अपने वालिद को, जिन्होंने तुम्हारी वालिदा से बात की है, मैं उनको तब मिलवाऊंगा। ये लड़की जो है ये जाहिर सी बात है एतबार के उस लेवल पर थी कि फ़ोन भी आ गया, चॉकलेट्स और तस्वीरें और फूल भी आ गए, तो यकीनन ये एक ऐसा बंदा है जिसे मैं मिल सकती हूँ। यहाँ पर इसने बेवकूफ़ी ये की कि इसने अपनी वालिदा को बताया नहीं, और इसने खुद ही खुद तय कर लिया कि मुझे ये मुलाकात करनी है, और ये मुलाकात करने जिस मुकाम पर उसने बताया वहाँ पहुँच गई। इससे एक और गलती ये होती है कि वो उसके साथ गाड़ी में बैठकर जाने का इरादा कर लेती है। वो जब वहाँ पे जाती है, वहाँ पे ये शख्स मौजूद होता है, एक अच्छा हैंडसम सूटेड बूटेड ये शख्स होता है, और वहाँ पे ये उसके साथ बैठ के पहले खाना खाती है, उसके बाद वो इसको कहता है कि मैं तुम्हारे साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहता हूँ ताकि हम बातें कर सकें। वहाँ पे ये कहती है कि मुझे चूँकि उस पे बहुत एतबार था, मुझे बहुत ही अच्छा और एक शरीफ आदमी लगा, मैं उसके साथ गाड़ी में बैठ गई, और हम लॉन्ग ड्राइव पे निकल गए। वो कहती है जब हम लॉन्ग ड्राइव पे निकले तो थोड़ी देर तो मुझे एहसास नहीं हुआ, वो मुझसे बातें करता रहा और मुझे अपने बारे में, अपने घर वालों के बारे में बताता रहा, लेकिन मैं जो हूँ थोड़ा सा मेरा ध्यान रास्ते से हटा हुआ था। जब मेरा ध्यान रास्ते की तरफ गया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि हम बड़े ही किसी सुनसान इलाके की तरफ जा रहे हैं। वो कहती है कि मैं घबरा गई, और मैंने उससे कहा कि ये आप किधर जा रहे हैं? उसने कहा कि मैं एक लॉन्ग ड्राइव पे तुमसे बात करना चाहता था, इसलिए हम इस रास्ते पे जा रहे हैं। ये लड़की जो है ये परेशान होती है, थोड़ा-सा इसे खटका लगता है, और ये उसे कहती है कि आप प्लीज़ गाड़ी मोड़िए और वापस चलते हैं, हम किसी रेस्टोरेंट में या किसी पार्क में बैठ के भी बात कर सकते हैं। इस पे वो उसे कहता है कि क्या तुम मुझ पे एतबार नहीं है? तो ये कहती है कि मैं अब कुछ कह भी नहीं सकती थी, कुछ कहे कहे बन भी नहीं रहा था। उसके बाद वो लड़की जो है थोड़ा परेशान हो जाती है और घबराहट का शिकार होती है, उसे कहती है कि आप खुदा के लिए गाड़ी रोकिए, वरना मैं गाड़ी में से छलांग लगा दूँगी।
यहाँ पर उसे अंदाज़ा होता है कि वो लड़का जो है वो गाड़ी की स्पीड बहुत तेज़ कर देता है। यहाँ पे वो कहती है कि मेरे अवसान जो है ख़ता हो गया, मुझे समझ ना आई कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं बहुत सख्त परेशान हो गई और मुझे अब बहुत अच्छे से समझ आ रहा था कि मेरे साथ क्या होने जा रहा है। यहाँ पर वो कहती है कि मैंने एकदम से मेरे दिमाग में आया और मैंने उसको कहा कि ठीक है, आप प्लीज़ गाड़ी आहिस्ते चलाएँ, मुझे डर लग रहा है। लेकिन कहती है कि मैं अपने दिमाग में कैलकुलेशन कर चुकी थी कि जो भी हो, मैं गाड़ी का दरवाज़ा खोलूँगी और ज़रा-सी भी स्पीड कम होगी तो मैं बाहर छलांग लगा दूँगी। वो उसको थोड़ा-सा अपने बातों से यूँ करती है, उलझाती है, कहती है कि मैंने उसको थोड़ा-सा उलझाया कि ठीक है, मैं उसके हाथ पे वो कहती है कि मैंने हाथ रखा जानबूझ के कि उसको एहसास हो कि मैं उसको एक अपनाइयत का एहसास हो और वो थोड़ा-सा इस बात को समझे कि मैं डर नहीं रही। ऐसे में वो स्पीड को थोड़ी स्लो कर देता है और फिर उसके बाद वो उसके साथ बातें करने लग जाती है, लेकिन वो कहती है कि मेरा सारा ध्यान सड़क पर था कि किसी ऐसी जगह में दरवाज़ा खोलूँगी जहाँ पर और लोग भी मौजूद हो या कोई गाड़ियाँ गुज़र रही हो। वहाँ पे वो कहती है कि एक मोड़ ऐसा आता है जहाँ पर कुछ कच्ची दुकानें, छोटी दुकानें जिस तरह होती हैं, जो छोटे इलाके होते हैं, आपको पता होगा कि गाँव देहातों से पहले भी और जो सुनसान इलाके भी होते हैं, वहाँ पे भी कई जगहों पे बहुत सारे ढाबे भी होते हैं और दुकानें होती हैं, छोटी-छोटी 10-12 दुकानें या इस तरह का इलाका होता है। जैसे वो इस इलाके से गुज़रा और वो चूँकि इस कॉन्फिडेंस में आ गया था कि मुझ पे एतबार कर रही है, उसने स्पीड यहाँ भी तेज़ नहीं की। यहाँ पे उस लड़की ने फुर्ती के साथ दरवाज़ा खोला और एकदम से उसने बाहर छलांग लगा दी। गाड़ी की स्पीड चूँकि स्लो थी क्योंकि वहाँ पे थोड़ी-सी कुछ गधा गाड़ी और इस तरह की चीज़ें थी, तो उसकी वज़ह से उसको गाड़ी की स्पीड और स्लो करनी पड़ी और इस लड़की को मौका मिला और इसने गाड़ी से बाहर छलांग लगा दी। वो इस उफ़ताद से घबरा गया, उसको समझ नहीं आई क्योंकि वो नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था ये सब कुछ होगा और ये लड़की जैसे नीचे गिरी तो वहाँ पे ज़ाहिर-सी बात है कुछ देहाती और कुछ इस तरह के लोग थे जो एकदम से ये देख के इकट्ठे हुए और ये शख्स जो है ये डर गया और इसने गिरते साथ ही इसको काफ़ी चोटें भी आईं और लेकिन ये कहती है कि मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं अभी चकरा के गिर कर बेहोश हो जाऊँगी। लेकिन मैंने मदद के लिए लोगों को पुकारना शुरू कर दिया और मैंने उनको कहा कि मुझे अगवा किया जा रहा है, मुझे बचाओ और उसके बाद वो कहती है कि मुझे कोई होश नहीं कि मैं कहाँ हूँ। उसके बाद वो कहती है कि जब मेरी आँख खुली तो मैं एक अस्पताल में थी और फिर मुझसे मेरे बारे में पूछा जा रहा था और कहती है कि जिस वक़्त मैं गिरी तो मेरे साथ ही मेरा जो वॉलेट था वो भी गाड़ी से बाहर एक पर्स था जो बाहर गिरा और उसमें से आईडी कार्ड वग़ैरह वो चीज़ें सब कुछ की गई और उसके बाद वो कहती है कि मेरे घरवालों को फ़ोन किया गया, मैंने बताया उनको और उसके बाद मेरे घरवाले वहाँ पहुँचे। मैंने उनको ये तो नहीं बताया कि मेरे साथ क्या हुआ था, मैंने उनको सिर्फ़ ये ज़रूर कहा कि मैं यूँ जा रही थी और मुझे रास्ते में अगवा करने की कोशिश की गई। वो कहती कि मैं बहुत घबरा गई थी, लेकिन मेरे अल्लाह ने मेरी इज़्ज़त भी रख ली और मेरी बात को सच मान भी लिया गया। अगर तो ये किसी को अंदाज़ा हो जाता कि मैं अपनी मर्ज़ी से गई थी, तो मेरी बहुत बदनामी और बेइज़्ज़ती होती। लेकिन उसके बाद वो कहती है कि मैं हर एक को ये बताना चाहती हूँ, मेरी कहानी ज़रूर शेयर कीजिएगा। उसके बाद उस लड़की की शादी भी बाद में हो गई और माशाल्लाह बहुत अच्छी जगह पे होगी, अल्लाह ताला बड़े करम करने वाले हैं। लेकिन एक सबक जो उसने कहा कि लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, किसी पर इतना एतबार ना करें। बहुत एतबार होता है, लड़कियाँ बड़े आराम से गाड़ियों में बैठ के चली जाती हैं, लेकिन आगे उनके साथ क्या होगा इसका आप कोई अंदाज़ा नहीं कर सकते। मैंने 2-4 केसेज़ रिपोर्ट किए थे कराची बीच के ऊपर एक लड़की के साथ जो कॉलेज की स्टूडेंट थी और किस तरह से दोस्ती होती है और गाड़ी पे हो जाती है और फिर गाड़ी को बीच पर ले जाकर जिस तरह से 3 लोग जो है उस बच्ची के साथ ज़्यादती कर रहे होते हैं, वहीं पर जो पेट्रोलिंग पे पुलिस थी वो इस गाड़ी तक पहुँचती है। बड़ा हाई प्रोफ़ाइल केस था कराची सीवीओ पर। तो ये तमाम चीज़ें जो है इनका ख़्याल करें, किसी पर एतबार ना करें। बच्चियों को बताइए कि किसी पर एतबार करके गाड़ी में तो बैठकर हरगिज़ कहीं भी ना जाए। वैसे भी कहीं ना जाए, अपने माँ-बाप के एतबार को, उनकी इज़्ज़त को अपने पाँव तले ना रौंदिए और किसी के साथ यूँ गाड़ी में बैठ के तो हरगिज़ मत जाइए। किसी से कुछ लेकर मत खाइए, कुछ उसके अंदर बेहोशी की कोई चीज़ हो क्योंकि वो जो बच्ची जिसको सीवीओ पर ले जाया गया था, उसको पहले कुछ शरबत दिया गया था। उस शरबत के अंदर कुछ ऐसा था कि जिसकी वजह से वो नींद बेहोश हो गई थी। अल्लाह ताला सब बच्चों को अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।